स्टूडेंट्स जो है कॉम्प्लेक्स चल रहा था, कॉम्प्लेक्स में ये लास्ट टॉपिक रह गया है जो ट्रांजिशन मेटल जो है कार्बोनिल से जुड़े हों, तो कहेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल ये रहा, यानी सेंट्रल मेटल जो है, सेंट्रल मेटल जो होगा यानी ट्रांजिशन मेटल होगा CO से जुड़ा होगा। तो जैसे यह NiCO का होल 4, तो अगर इसका IPC नेम लिखेंगे तो कहेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल जो है आपका जो हो जाएगा ये निकिल 0 हो जाएगा। टेट्रा कार्बोन निकिल 0। अगर इसको देखा जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा तो कहते हैं इसका शेप जो होगा या स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल्स होगा। तो कहते हैं ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल्स कैसे लगे होते हैं, अगर आपका ये निकिल है तो इससे एक CO ये लगा होगा, एक CO ये लगा होगा, एक CO ये लगा होगा और एक CO, तो ये रहा। अगर से आपसे कहा जाए कि अगर Fe लगा हो, FeCO का होल 5, तो कहेंगे पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ये अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स है तो ये कैसा होगा, तो मान लो ये आयरन है, Fe है, और एक CO ऊपर कार्बोनिल लगा होगा, एक ये लगा होगा, कार्बोनिल ये लगा होगा, एक कार्बोनिल ये लगा होगा, एक कार्बोनिल ये होगा। ठीक है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स, इसको बोलते हैं, इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स, पिरामिडल। ये सवाल आया था कि FeCO5 में न्यूक्लियस क्या होगा, यानी आयरन का न्यूक्लियस क्या होगा। तो आयरन 1 है तो इसका मतलब Fe 1 होगा, तो कहेंगे मोनो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आ चुका है। अगर आप देखते हैं अगला, तो अगले में चलते हैं। इसके अलावा तो ये सब मेटल हैं, कार्बोनिल से लगे हैं, मेटल हैं कार्बोनिल से लगे हुए हैं। ठीक है, NCERT पे जाएंगे तो लास्ट में जो है ये सब डायग्राम बने हुए हैं। अगला देखते हैं, अगर डायग्राम देखा जाए कि अगर जो है आपका क्रोमियम हो और कार्बोनिल 6 लगे हों ये, तो कहेंगे हेक्सा कार्बोनिल्स, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, क्योंकि इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 0 होगा। क्यों 0 होगा, जैसे मान लिया x, ये 0 × 6 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो 0 बताया जाता है। इसका कैसा होगा, तो कहेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो कैसे ये लगे होंगे, तो ये क्रोमियम है, 6 कार्बोनिल लगे होंगे। तो कहेंगे ये ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, अगर दूसरा देखा जाए, सब NCERT में एग्जाम्पल दिया है। अगर Mn है, NCERT का एग्जाम्पल है, Mn2 है, CO का होल 10 है, अगर ये दिया है। ठीक है, अगर इसे कहते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 10 है तो 10 क्या बोलते हैं, हेक्सा, तो कहेंगे हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल डाई मैग्नीस 0, क्योंकि अगर निकालेंगे तो सबका जो है क्या होगा, ये
ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि CO न्यूट्रल होता है, X मान के निकालेंगे तो 0 आएगा। अगर 0 होगा तो इसका डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी में जाएंगे तो इसका डायग्राम मिलेगा, डायग्राम बना होता है। जैसे CO है, Mn है ना, तो ये Mn है, तो ये मैग्नीज है और एक मैग्नीज इससे लगा होगा और बाकी इनसे जो है CO लगे होंगे। ठीक है, तो आपको CO देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 इधर लगा हुआ है, तो 5 इधर भी लगा होगा। ये स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी में अगर आप जाके देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है, अगर यूनिट, तो यूनिट देखेंगे तो एक यूनिट, एक ml से कितने लोग लगे हैं, 5, तो कहेंगे इसकी जो होती है यूनिट ये होती है। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पेज नंबर जो है 254 पे आप देखेंगे तो ये यूनिट होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर 5 होता है, 5 लगे होते हैं, तो अभी पढ़ाया था आयरन के साथ 5, तो क्या कहलाते थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स। तो इसमें भी ये लाइन मिलेगी आपको एनसीईआरटी में जाएंगे तो, कि डेका कार्बोनिल्स, ठीक है, 1 मिनट, हेक्सा नहीं होगा, ये 10 है ना, तो ये डेका होगा, यहाँ सही कर लीजिए, हेक्सा नहीं होगा, डेका, डेका का मतलब होता है 10। तो डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0 होती है, इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल्स। तो ये 2 स्क्वायर पिरामिडल होते हैं, तो कहेंगे मेड ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल्स, 2 स्क्वायर पिरामिडल। ध्यान दीजिएगा, एक ये है और एक ये है। तो एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो लिखा हुआ है 2 स्क्वायर पिरामिडल, इसकी यूनिट होती है ये 2 स्क्वायर पिरामिडल होते हैं, यूनिट होती है MnCO का होल 5। ये ज्वाइन किससे होते हैं, एक यूनिट ये होती है, ज्वाइन होती है, एक यूनिट ये, तो कहेंगे MnCO5 एक यूनिट ज्वाइन होती है दूसरे Mn से, तो इसको बोलते हैं, इसका शेप जो होगा स्क्वायर पिरामिडल होती है। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर पिरामिडल होती है। अगला अगर देखते हैं, अगला एक डायग्राम देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का ही है, चाहते हैं तो एनसीईआरटी में मिलेगा। ये कोबाल्ट है और CO है का होल 8 होता है। इसमें ये सवाल पूछा हुआ था, ये काफ़ी बार पूछा हुआ था कि ये क्या है, तो ये कहेंगे ऑक्टा, इसका नाम है ऑक्टा कार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल, ये 2 मैग्नीज लगा होगा, तो कहेंगे डाई ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, 2 कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट 0 होगा। ये काफ़ी पूछा हुआ है, इसके स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये पूछा हुआ है, जेईई मेंस में सवाल आया था। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ मेटल कार्बोनिल, यानी सेंट्रल मेटल होंगे, मीन्स लिगेंड, सेंट्रल मेटल जो होगा ट्रांजिशन मेटल होगा, इससे जो लगे होंगे वो CO यानी कार्बोनिल लगे होंगे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर डेका है, इसका मतलब 10 है, कार्बोनिल है और डाई मैग्नीज है, तो इसमें 2 स्क्वायर पिरामिड, एक ये और एक ये, यूनिट क्या होती है MnCO5, एक MnCO5 दूसरे MnCO5 से जुड़ा होता है। सवाल इस पे आया है कि अगर ऑक्टा मीन्स 8 होता है, 8 कार्बोनिल और डाई कार्बोनेट्स होते हैं, डाई कोबाल्ट, कार्बोनेट डाई कोबाल्ट 0 होते हैं, अगर X मान के निकालेंगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। इसका डायग्राम बनाता हूँ, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम पे आते हैं, ये वाले नीचे वाला जो डायग्राम बनाया हूँ, ये काफ़ी पूछा, अभी क्वेश्चन भी दिखाते हैं आपको, इसको याद भी रखना है आपको। इसकी अगर यूनिट देखेंगे तो 1 कोबाल्ट पे 4 CO आएंगे, तो इसका मतलब है कि इसकी यूनिट जो होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल की तरह यूनिट होगी। इसके अगर डायग्राम बनाएंगे तो होता क्या है, आपका 1 कोबाल्ट ये है और 1 कोबाल्ट ये है, इससे एक कार्बोनिल ऐसे लगता है, जुड़ा होता है, और दूसरा कार्बोनिल ऐसे जुड़ा होता है, तो ये कार्बोनिल होंगे। तो ये 2 कार्बोनिल तो बीच में होंगे और बाकी कार्बोनिल ऐसे लगे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये से जुड़ा होगा। तो एक कार्बोनिल स्ट्रक्चर CO ये है, एक CO ये है कार्बोनिल, एक CO ये कार्बोनिल, ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है।
और इसका लगा होता है एक कार्बोनिल ये लगा होता है, एक कार्बोनिल ये लगा रहता है। ये इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लगा होता है और एक के अंडर में 4 आते हैं। तो इसका मतलब इसका यूनिट जो होगी वो CO, इसका जो यूनिट होगा कोबाल्ट होगा और CO का होल 4 होगा। ये इसके यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। एक यूनिट का मतलब एक क्या होगा, इकाई क्या होगी, तो ये हो जाएगी। अब इसमें देखो ये ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज, तो इसमें ब्रिज बने होते हैं। कितने ब्रिज होते हैं, एक ये ब्रिज है और एक ये, 2 ब्रिज है। और टर्मिनल पे कितने हैं, 3, इधर 3 इधर। तो टर्मिनल पे CO होंगे तो कहेंगे टर्मिनल पे आपका CO कितना होगा, तो कहेंगे 6 कार्बोनिल है। और ब्रिज कितने होंगे इसमें, अगर ब्रिज कहेंगे तो कितने होंगे, 2 होंगे। एक ब्रिज ये है और एक ब्रिज ये है। ये सवाल आया था, क्वेश्चन से जेईई मेंस में आया था। जेईई मेंस का क्वेश्चन से मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन से क्या है, CO यानी कोबाल्ट ये दिया है, CO का कार्बोनिल का 8 ये लिखा है। कह रहा है डिस्प्लेस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन में है 1 CO यानी कोबाल्ट बॉन्ड, सही बात है, ये होता है। कह रहा है 4 टर्मिनल कार्बोनिल एंड 4 ब्रिज CO। तो आप चेक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, कह रहा है 1 कोबाल्ट 1 कोबाल्ट ये दिया है आपका बॉन्ड। फिर कह रहे हैं कि 6 टर्मिनल CO एंड 2 ब्रिज CO। तो आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने बोला है ये। कह रहे हैं नो कार्बोनिल मतलब कोबाल्ट, ये इसका O छोटा होगा। कह रहे हैं नो कोबाल्ट बॉन्ड्स, कह रहे हैं कोबाल्ट बॉन्ड नहीं होता है। कह रहे हैं 4 टर्मिनल CO यानी कार्बोनिल एंड कह रहे हैं 4 ब्रिज CO। आप देख सकते हैं ऊपर। चौथा ऑप्शन है, कह रहे हैं नो कोबाल्ट बॉन्ड, ठीक है। 6 टर्मिनल CO कार्बोनिल की बात कर रहे हैं एंड 2 ब्रिज CO कार्बोनिल है। तो आप देख लीजिए, ये जेईई मेंस का सवाल है, 2017 का सवाल है। आपके सामने दिया है डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, कितने टर्मिनल पे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 6 हैं, तो कहेंगे 1 CO, ठीक है, कोबाल्ट जुड़े हुए हैं और 6 टर्मिनल CO हैं, सही है। एंड 2 ब्रिज है, एक ब्रिज ये है और एक ब्रिज ये है। तो इसका मतलब जो है आपका ये सही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, NCERT से ही आता है, जेईई मेंस में भी। तो ये आपका जेईई मेंस का सवाल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब एक वर्ड होता है NCERT में जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, जैसे मेटल और कार्बोनिल बॉन्ड बने होते हैं, तो इस बॉन्ड में एक वर्ड होता है सिनर्जिक वर्ड इस्तेमाल होती है कि सिनर्जिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ। सिनर्जिक वर्ड इस्तेमाल होती है, NCERT का वर्ड है, NCERT में देखते हैं इसको। तो ऐसा होता क्या है, देखो जो आपका सेंट्रल मेटल होगा NCERT में, अगर आप जाएंगे पेज नंबर 255 पे, तो ये डायग्राम बना होता है कुछ, जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल है और यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल होगा। तो इनके जो है अपने ऑर्बिटल होंगे। तो अगर ये अगर इसका ऑर्बिटल देखा जाए तो ऑर्बिटल ये होते हैं, d ऑर्बिटल होंगे इसमें जो है।
अगर मैग्नीज का देखते हैं यानी मेटल का देखते हैं M का, तो ये इनके ऑर्बिटल्स होते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, एनसीईआरटी में देखेंगे तो डायग्राम मिलेगा आपको, ठीक है, इनके ये होते हैं। तो होता क्या है, अगर ये डायग्राम आप जाएंगे मेटल में तो ये आपको ऑर्बिटल है, ये इसका ऑर्बिटल है। तो ये होता क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन तो इसको देगा, यानी इसका मतलब है कि जो कार्बोनिल है वो तो अपना लोन पेयर इसको देता है, लेकिन एक ऐसा ही यही एक ऐसा लिगेंड है, लिगेंड हमेशा लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देते हैं, लेकिन कार्बोनिल क्या है कि मेटल के डी ऑर्बिटल में लोन पेयर तो देगा, लेकिन साथ में इनके इलेक्ट्रॉन को यानी इनके लोन पेयर को अपने पास भी ले लेगा। यानी लिगेंड हमेशा लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देते हैं, लेकिन कार्बोनिल एक ऐसा लिगेंड है जो देता भी है और लेता भी है। तो इसका मतलब इसी को बोलते हैं सिनर्जिक्स, इस बॉन्ड को सिनर्जिक बोलते हैं, ठीक है। यानी ये अपना लोन पेयर दे तो रहा है और साथ में ले भी रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक। एनसीईआरटी में देखें ये चीज़ लिखा होगा, तो इसी को बोलते हैं सिनर्जिक, ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्ड। अब होता क्या है, इसने अपना लोन पेयर तो दे दिया सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल को, लेकिन जब इससे अपना इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में लेता है। ये चीज़ देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाता है कि क्या होता है। और मेटल और कार्बन अगर बॉन्ड बनाते हैं तो इसे जो है एक अभी आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये भी पूरा डिटेल है। तो एनसीईआरटी डायग्राम में देखेंगे तो इन्होंने अपना लोन पेयर दिया, किताब ने डायग्राम बनाया है कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो इससे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। और उल्टे जब ये अपने पाई एंटी बॉन्डिंग में ले लिया तो इससे बन जाता है पाई बॉन्ड्स, और इसका इलेक्ट्रॉन जो है अगर ले लेता है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ले लेगा तो इससे बन जाता है पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा होता है, दो पाई बॉन्ड बनते हैं, ये तरीका होता है बनने की, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड्स। सिनर्जिक बॉन्ड सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बनता है, तो इसे बोलते हैं सिनर्जिक। याद रखिएगा, ये अपना लोन पेयर इसको तो दिया, लेकिन इसका लोन पेयर खुद ले लिया, किसमें, पाई एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में ले लिया। तो इस तरह की बॉन्डिंग, तो आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कि जो लिगेंड होता है अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देता है, यानी लुईस बेस कहलाता है, और सेंट्रल मेटल लेता है तो लुईस एसिड कहलाता है। लेकिन कार्बोनिल एक ऐसा है कि ये सेंट्रल मेटल को लोन पेयर देता है और सेंट्रल मेटल के लोन पेयर को ले लेता है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इसलिए इस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो याद रखिएगा सिनर्जिक बॉन्ड क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है, तो आप याद रखिएगा मेटल कार्बोनिल जो होते हैं, यानी कार्बोनिल बनाता है मेटल के साथ। अब आती है एक नया चीज़ जिसे आपको लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो अगर स्टेबिलिटी पढ़ना है तो स्टेबिलिटी देखते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी भी कई तरीके से होती है। एक तो बताया था कि अगर सेंट्रल मेटल हो यानी ट्रांजिशन मेटल हो, और अगर वो जो है बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड से जुड़े होते हैं तो उनमें जो है चिलेट्स बनते हैं, और चिलेटिंग की वजह से स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी अगर आप सेंट्रल मेटल में देखना चाहते हैं तो कई तरीके से स्टेबिलिटी देखी जाती है। एक तरीका तो ये होता है कि जो है आपका सेंट्रल मेटल हो, और सेंट्रल मेटल में जो बॉन्डिंग देखी जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर भी देखे जाते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पहला क्या देखेंगे, चार्ज ऑन मेटल आयंस। अगर आपका लिगेंड है और लिगेंड आपका सेम है, ठीक है, और सेंट्रल मेटल भी सेम है, तो आप देखिए इसमें कौन से ज़्यादा स्टेबल। तो ग्रेटर दी चार्ज ऑन मेटल आयन ग्रेटर दी स्टेबिलिटी। कैसे पता चलेगा, इसको x मान के निकालोगे तो ये -1 × 6 बराबर -3, तो यहाँ आएगा +3, तो इस पर चार्ज आएगा +3 और इस पर चार्ज आएगा +2। तो जिस पे अगर सेंट्रल मेटल सेम हो और लिगेंड के जो है सेम लगे हों, भले नंबर चेंज हो, तो उसमें जिस पे देखेंगे चार्ज ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल्स। अगर आपको ये देखना है कि सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी देखना है,
अगर किसी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर किसी की ज़्यादा है तब आप बता सकते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हमने एक ट्रिक पढ़ाया हूँ, बताया भी हूँ कि ओनिडा लगा दीजिए, ओनिडा अपॉन मार्क्स, और ये P अपॉन G यानी पीरियड अपॉन ग्रुप। तो O का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, I का मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, D का मतलब डिसोसिएशन पावर, A का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये पीरियड में इंक्रीज करते हैं। तो N का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस में इंक्रीज करेगी, पीरियड के अंदर। तो देखिए जैसे जैसे आप इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो अगर हमने माइनिंग लिया, आयरन लिया, कोबाल्ट लिया, निकल लिया, कापर लिया, जिंक लिया और सब पे +2 चार्ज है और लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर 4 कॉम्प्लेक्स हैं जिसके सेंटर मेटल जो है अलग अलग लगे हों और सब में जो है +2 है, तो आप ये देख सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एक चीज़ और है, करा ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब हम पढ़ाए थे आपको पढ़ाया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी लिगेंड का ऑर्डर पढ़ाया था। तो अगर आप लिगेंड का ऑर्डर देखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, इसका मतलब ज़्यादा लोन पेयर देगा। तो मान लो अमोनिया है और Cl है, तो अमोनिया आगे है, Cl पीछे है, तो अमोनिया किसी कॉम्प्लेक्स के साथ बनाएगी। अगर लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स बनाती है तो ज़्यादा बेसिक हो। ये लाइन लिखा हुआ है, ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, मोर इजिली इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहीं ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मोर इजिली इट कैन डोनेट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये आपको पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बताया था, उस सीरीज में जो आगे होगा वो ज़्यादा लो, जैसे बढ़ाया था CO है, उसके बाद कार्बोनिल है, CN है, फिर उसके बाद NO2 है, उसके बाद EN है, फिर उसके बाद अमोनिया है। ऐसे करके अगर आप सीक्वेंस में आएंगे तो हाइड्रोजन पीछे होता है। तो ये अगर ये लोग आगे लगे हैं तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि जल्दी लोन पेयर देते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हमने एग्जांपल में लिया कि अमोनिया कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन हैलाइड से, यानी अमोनिया लगा हो और एक हाइड्रोजन लगा हो तो अमोनिया ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होते हैं, लोन पेयर देने वाले को लुईस बेस कहते हैं। अगला एक पॉइंट होता है जिससे बनाते हैं चिलेट्स या चिलेटिंग, पढ़ाया था चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेटिंग इफेक्ट या चिलेट क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड वाले होते हैं, उनको कह सकते हैं। तो एक और कर लीजिए, इसको मैंने पढ़ा दिया है चिलेट के बारे में, तो इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो इसे बोलते हैं चिलेट या चिलेटिंग इफेक्ट या चिलेट इफेक्ट। चिलेट क्या होते हैं, अगर सेंट्रल मेटल हों, उनसे बाइडेंटेड लिगेंड लगे हों या पॉलीडेंटेड लिगेंड लगे हों, बाइडेंटेड में न्यूट्रल वाले हों या बाइडेंटेड में जो है निगेटिव वाले हों, तो अगर ये लोग लगे होते हैं और कोई मोनोडेंटेड लगा होता है तो इसका मतलब बाइडेंटेड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। आप इस चीज़ को जान सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो आपका कोबाल्ट है, अमोनिया है, ये 4 है, 2 Cl2 है और ये कोई ये है, और एक मान लो यही कोबाल्ट है और इसके साथ जो है EN लगा हो, ठीक है, और 2 Cl2 लगे हों, ये तो ये बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है और न्यूट्रल वाला है, ये मोनोडेंटेड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि चिलेट बना लेता है। तो ये आपके स्टेबिलिटी के ऑर्डर हैं। अगर आप NCERT में देखते हैं कि और जो है कि स्टेबिलिटी और तरीके से भी देखी जाती है, अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड होता है थर्मोडायनेमिक और एक होता है काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा नीट में पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इन चीज़ को याद रखिएगा। अगर जो है ये सेंट्रल मेटल है और ये लिगेंड है, मान लो लिगेंड 4 लगे हैं, तो ये लिगेंड 4 लगे होंगे, तो अगर एक साथ इनको जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, Ml4। तो अगर Ml4 होगा तो इसका अगर एक कांस्टेंट निकालेंगे तो ये कांस्टेंट कहलाती है। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट है, मान लो इसका कांस्टेंट है β4, इसको यहाँ बीटा माना गया है, 4 लगे हैं तो β4। लेकिन अगर ये सिंगल सिंगल जोड़ा जाए, यानी सेंट्रल मेटल है और उससे एक लिगेंड जोड़ते हैं तो Ml बनेगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1 है, तो K1 का मतलब क्या है, Ml ये लिखेंगे कंसंट्रेशन, अपान ये कंसंट्रेशन लिखेंगे। सेम है, अगर इसी Ml को दोबारा अगर L जोड़ते हैं तो Ml2 बनेगा। तो अगर आप कांस्टेंट लिखना चाहते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 होगा, तो K2 बराबर क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन अपान इसका कंसंट्रेशन, ये लिख दिया गया। अगर Ml2 है, इसमें L जोड़ते हैं तो Ml3 होगा,
तो K3 बराबर Ml3 अपन ये लिख देंगे। अगर आपका 4 ये वाला फिर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, K1 K2 K3 जो है ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। लेकिन अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखा जाए, यानी इस वाले को, ये वाला जो है इसको बोलते हैं। तो अगर ये वाले को अगर आप लिखना चाहते हैं इस वाले को, तो कहेंगे बीटा 4 बराबर, ये ओवरऑल है तो क्या कहेंगे, Ml4 का कंसंट्रेशंस अपॉन मेटल कंसंट्रेशंस। ये लेगन के जो आगे लिखे होते हैं वो डायरेक्ट ऊपर पावर में चले जाते हैं। ये इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाऊंगा, तो ये कहलाते हैं। अगर ये कहा जाए कि ओवरऑल जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो कहलाती है, ये इसको बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये ओवरऑल स्टेबिलिटी अगर कांस्टेंट की बात किया जाए, कांस्टेंट यानी तो अगर बीटा 4 बराबर होता है K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ये कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे कि ओवरऑल कांस्टेंट बराबर होता है जो सिंगल आपने पढ़ा है इनके कांस्टेंट बराबर। अगर मान लो ये अगर लिगेंड 4 है, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर मान लीजिए कि आपका लिगेंड बढ़ जाए, 4 के बजाय 6 वाला हो जाए, तब क्या करेंगे, तब अगर यहाँ के लिख दीजिए बीटा n बराबर क्या हो जाएगा, फिर नंबर बदल गए ना, तो कहेंगे K1 K2 K3 K4 ऐसे करके सो ऑन डॉट डॉट, यहाँ क्या कह देंगे, जितने नंबर के आप लिए हैं Kn बढ़ जाएंगे। तो ये कहलाता है। अगर आप 4 लिए होते तो 4 तक था, अगर और नंबर बढ़ा देते हैं तो और तक हो जाएगा। तो इस पे सवाल दिया था, एक एग्जाम्पल दिया है कापर। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सेंट्रल मेटल कापर हो और ये अमोनिया हो, तो क्या बन जाएगा, कापर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स। फिर अगर आप देते हैं कि अगर आप अमोनिया 4 है तो स्टेप वाइज जोड़ते रहेंगे, तो स्टेप वाइज आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैं एनसीईआरटी में चलता हूँ, इसकी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है, भी मैंने अब आपको यहाँ लिखाया था, M लिखा था, यहाँ L लिखा था, यहाँ वही सेम चीज़ है। आपकी मेटल ले लिया, अमोनिया ले लिया, तो ये बना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन ये लिख दिया। अगर ये K2 है, ये रिएक्शन है, तो यही रिएक्शन फिर यहाँ उतारा और एक अमोनिया फिर जोड़ दिया। तो ये मैंने सक्सेसिव जोड़ रहा हूँ, यानी लगातार जोड़ते जा रहा है। तो जगह उठते जाएगा तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन। अगर इस रिएक्शन के लिए निकालते हैं तो इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन, यानी सिंगल अमोनिया जोड़ती जा रही है। जैसे उसमें L था, ऐसे यहाँ पे अमोनिया है, तो ये निकल आया। और ये वाला रिएक्शंस जो है ओवरऑल है, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये ओवरऑल वाली। तो बीटा 4 बराबर क्या होगा, ये कंसंट्रेशंस अपॉन कापर अमोनिया के पावर 4। तो अगर देखा जाए कि अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी K1 K2 K3 और ये K1 K2 की वैल्यू है, तो देखेंगे ये देखा गया कि जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है, तो ये 4 वाली वैल्यू है, तो ये कहेंगे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये रूल बन गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसकी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। ये अलग अलग के वैल्यू थे तो अलग अलग है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कांस्टेंट होगी यानी ये वाली, यानी K की वैल्यू, यानी ये ज़्यादा स्टेबल ये होगी। जैसे जैसे आप लिगेंड को जोड़ते जाएंगे, अमोनिया को जोड़ते जाएंगे, ये स्टेबिलिटी घटती जाती है। तो ये चीज़ें देखा गया। और ओवरऑल अगर आप देखते हैं बीटा 4 की जो वैल्यू आती है वो आती है 11.9, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इससे रूल मिल गया। इससे एक चीज़ मिला, ये बताता हूँ, इस पर सवाल भी दिया है। इससे रूल ये मिल गया कि अगर जो है ये देखा जाए कि ओवरऑल जो आपने रिएक्शंस कराया यानी बीटा 4 बनाया और एक रिलेशंस हो जाती है डिसोसिएशन की, तो ये एक तरह का इनवर्सली रिलेशंस होती है। ये सवाल पूछा हुआ था, इसको मैं एनसीईआरटी की लाइन लिखा है, इस पर सवाल भी आया था। क्या लिखा था, द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट आर द डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या कहते हैं और द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड
is defined as the reciprocal of the formation constant। ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होती है रेसिप्रोकल, जैसे मतलब क्या है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन मतलब क्या, टूटना। अगर मान लो 4 लिगेंड लगे हैं तो एक टूटा, फिर दूसरा टूटा, फिर तीसरा टूटा, फिर चौथा टूटा। अब बनने की बात अगर करते हैं तो लगातार बन जाएगी, तो एक दूसरे कैसा हो जाएगा, इनवर्सली। तो ये बीटा 4 क्या है, बीटा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ये फॉर्मेशन वाला, जैसे कहते थे बीटा वाला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी रेसिप्रोकल किसके हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन कौन है, K1, K2, K3 ऐसे करके, K4 अगर 4 हैं तो ये हैं 4 हैं। तो इसको आप टोटल को मान लो K, तो यानी कौन सा रिलेशन हो जाएगा, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है K। सही बात है यार, कोई चीज़ तोड़ रहे हैं आप और कोई चीज़ बना रहे हैं, तो बनना और टूटना एक दूसरे कैसे हैं, रेसिप्रोकल्स। तो इस पर एक सवाल आया था, इंटेक्स का सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल था इंटेक्स में 9.11 का इंटेक्स का सवाल है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, क्या लिखा है, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द CuNH3 का होल 4 + 2 आयन। करा गिवन दिया है, गिवन दैट बीटा 4 फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज 2.1 × 10⁻13। तो ये बीटा वैल्यू दिया है, तो यानी K का वैल्यू पूछ रहा है, तो K = क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी बीटा का, यानी आपका ये फॉर्मेशन दिया है। तो अगर K = यहाँ हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो हो जाएगा बीटा, तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू दिया है, तो 1/2.1 × 10⁻13। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये ऊपर जाएगा पावर में, तो एक अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आएगा, तब भी ये बड़ी वैल्यू है, तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो एक 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 14, और ये आपका जो है ये हो जाएगा 100। ठीक है, डिवाइड कर लिए 21 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसकी वैल्यू जो है सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व करके आएंगे तो ये NCERT जो है आपके बुक थी, बुक का सबसे लास्ट था, हमारे पास हाथ में NCERT है, और इस NCERT में ये चीज़ें आपको देख सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 4.7 × 10⁻14 आ जाएगी। तो NCERT ये मेरे हाथ में बुक है, और बुक की जो क्वेश्चन दिया था इंटेक्स का सवाल है, और इस इंटेक्स के सवाल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आ चुका है, JEE मेंस में भी आया है, नीट में आया है, तो ये क्वेश्चन रहेंगे। अब आपके जो है थोड़े से एप्लीकेशन रहेंगे, NCERT के सबसे लास्ट पेज पे एप्लीकेशंस लिखा हुआ है, वो मैं एप्लीकेशन डिस्कस कर दूंगा।